गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। ओके, तो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पिछली बार हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट मीन्स एनएसआर के बारे में। आज हमें पढ़ना है उसी एनएसआर के मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बात हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एनएसआर। एनएसआर का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम पढ़ेंगे इसमें तीन मैकेनिज्म। सबसे पहला हमारे पास होगा SN1 मैकेनिज्म, सेकंड हमारे पास होगा SN2 मैकेनिज्म और थर्ड हमारे पास है SNI मैकेनिज्म। SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलेक्युलर और SNI का मतलब है यहां पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम SN1 के बारे में। ठीक है, इसमें क्या मतलब है यूनिमोलिकुलर का, सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सब डिस्कस करेंगे हम। पहले आप ये नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे जरा बात करते हैं SN1 के बारे में। इसकी फुल फॉर्म हम अभी लिख चुके हैं पहले ही, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमोलिकुलर? यूनि का मतलब होता है वन और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है किसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे, उसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि A है, A से बन गया B। अब अगर ये स्टेप एलिमेंट्री है या फिर ये स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो हमारा रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 के। इसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर रेट। ठीक है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन, या फिर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है एलिमेंट्री स्टेप में या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक में कैसे होता है जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास प्रेजेंट है RX, मेरे पास प्रेजेंट है कोई न्यूक्लियोफाइल, देयर विल बी सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मुझे कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगी। इसमें अगर मैं मैकेनिज्म चेक करता हूं SN1 करके, तो उसमें क्या होता है। SN1 मैकेनिज्म में स्टेप 2 होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में होता है डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। सबसे पहले होगा डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, और जो बॉन्ड डिसोसिएट होगा वो डिसोसिएशन होगा हेट्रोलेटिकली। मतलब क्या है कि मेरे पास प्रेजेंट है RX, और RX में R कार्बन है, X हेलोजन है। X मतलब हेलोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दैट। तो व्हेन दिस हैपन्स हमें मिलता है R पॉजिटिव X नेगेटिव। अब एक साथ दूर नहीं होते हैं ये, पहले तो बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो आयंस बनेंगे। आयंस एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, इसे कहते हैं आयन पेयर। ठीक है, और ये डिसोसिएशन हमारा सोलवेंट में होता है, तो यहां पर सोलवेंट भी प्रेजेंट होगा। अब सोलवेंट कौन सा होगा उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आयन पेयर बन गया। अब इस आयन पेयर के बीच में सोलवेंट प्रेजेंट हो जाएगा।
अब ये सोलवेंट आ गया इनके बीच में ताकि वो आयन एक दूसरे से दूर हो सके। एंड एट द लास्ट स्टेप आयन हमारे बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे और दे विल बी सोलवेटेड बाय सोलवेंट। तो सोलवेंट इनके अराउंड प्रेजेंट होगा, दोनों के अराउंड सोलवेंट प्रेजेंट होगा ताकि ये आयन जो है स्टेबल रहे। समझे बात ये वाली? ओके। अब सोलवेंट कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर? क्योंकि हमारे पास आयंस बन रहे हैं और आयंस पे चार्ज है और चार्ज चीज स्टेबल होती है दूसरी चार्ज्ड स्पीसीज के सामने। तो सोलवेंट जो हमारे पास होगा दैट हैज टू बी पोलर सोलवेंट। तो polar solvent will be very good solvent to stabilize the positive charge on the carbon and negative charge on the halogen. समझे बात ये वाली? So this is the first step and this is the slow step. और जो slow step होता है उसे हम कहते हैं rate determining step। मतलब ये है कि जो कंप्लीट रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का सारा भार, सारा जिम्मा इसी स्टेप के ऊपर आता है। इसमें एक सेकंड स्टेप हमारे पास होता है। इन स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि जो ये कार्बोकेटायन हमारे पास बना हुआ है R पॉजिटिव, R पॉजिटिव के अराउंड हमारे पास प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोफाइल जो हमने ऐड किया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस R पॉजिटिव के साथ जुड़ के बना लेगा RNU। दिस इज द सेकंड स्टेप विच इज द फास्ट स्टेप। ये बहुत फास्ट होता है, इमीडिएटली हो जाता है। तो जो भी रिएक्शन का रेट है वो इस पर ही डिपेंड करता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप यानी कि स्लो स्टेप। और स्टेप का नाम क्या है? डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ठीक है, तो यहां बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है और यहां पर बॉन्ड फॉर्मिंग हो जाती है। समझ गए बात सब? ये वाली नोट कर लेंगे इस चीज को। चलिए बच्चे अब जरा लिख देते हैं रेट लो फॉर द SN1 रिएक्शन। तो हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में कि उसमें RX डिसोसिएट हुआ था R पॉजिटिव में X नेगेटिव में, तो उसमें RX ही इन्वॉल्व था। देयर वाज ओनली वन मॉलिक्यूल दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। तो जो रेट होगा, रेट विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ RX। ठीक है, समझ के सब बात ये वाली? ओके। सोलवेंट जो हमने यूज किया था वो सोलवेंट हमारे पास था पोलर सोलवेंट। और पोलर सोलवेंट में भी जो बेस्ट सोलवेंट हमारे पास होगा दैट विल बी नोन एज पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट कौन सा होता है? वाटर। तो वाटर अगर सोलवेंट हमारे पास होता है तो SN1 रिएक्शन काफी इजीली प्रोसीड कर जाती है। ठीक है, ओके। तो ये सोलवेंट हमारे पास प्रेजेंट होगा पोलर सोलवेंट, और उसमें से खास कौन सा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, ओके। अब हमने ये देखा था कि व्हेन देयर वाज डिसोसिएशन तो हमें मिलता है R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। इसे कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं? लेट मी टेक एग्जांपल फॉर दैट। तो लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है CH3X, बॉन्ड ब्रेक हो गया और मुझे मिल जाता है CH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। और अगर मैं CH3 की बात करता हूं तो कार्बन पे जो चार्ज है वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसी वजह से इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। समझ गए सब बात ये वाली? अब हमें ये चेक करना है कि कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री क्या होगी एंड उसकी शेप क्या होगी। ज्योमेट्री और शेप के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन। वो करने से पहले आप जरा ये नोट कर लेंगे एक बार। चलिए चेक करते हैं व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द कार्बोकैटायन। ओके, तो मेरे पास प्रेजेंट है CH3 पॉजिटिव। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम
plus magnitude of negative charge and minus magnitude of positive charge. So this is the formula to calculate hybridization, and if we know hybridization we can certainly find the shape and geometry. तो फाइंड करेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला H इज इक्वल टू हाफ. इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है और कार्बन के वैलेंस होते हैं 4 प्लस इसमें है 3 हाइड्रोजन्स जो कि मोनोवेलेंट है. मोनोवेलेंट का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हो, उसे कहते हैं मोनोवेलेंट. तो H सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 3 H है मेरे पास, 3 आ जाएगा. देयर इज नो नेगेटिव चार्ज तो +0 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 एंड व्हेन इज सोल्व दैट बिकम्स हाफ into 4 plus 3 minus 1, that is half 4 plus 2, this means half into 6 यानी कि 3, और 3 का मतलब होता है sp2 hybridization. and when we have sp2 hybridization जो शेप हमें obtain होगी उस शेप का नाम होगा triangular planar, sorry triangular planar. ट्राइंगुलर प्लेनर यानी कि कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन होगा हमारा सामने की तरफ. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये रहा वो एम्प्टी ऑर्बिटल. नाउ दिस इज ए पी ऑर्बिटल, दिस इज ए पी एम्प्टी ऑर्बिटल. अब अगर मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में समझाना चाहता हूं तो वैसा बनता है. कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2. 1s2 इनर ऑर्बिटल है, इसे हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आउटर ऑर्बिटल्स को. तो ये है 2s2, ये है 2p, 2s2 2p2. नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट. इसे एक्साइटेड स्टेट में चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा. ठीक है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट फॉर कार्बन. बट कार्बन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. एंड व्हेन यू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इलेक्ट्रॉन एक लूज हो जाता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन में लूज करवा दूंगा एक. ये ऑर्बिटल एम्प्टी है और दिस इज ए पी ऑर्बिटल जो एम्प्टी है. हाइड्रोजन यहां फिल होगा, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, 3 H आ गए, 3 H आ गए, एक ऑर्बिटल एम्प्टी है एंड दिस इज ए पी टाइप एम्प्टी ऑर्बिटल. समझे सब बात ये वाली? ओके. एंड जो पी ऑर्बिटल की लोब होगी वो होगी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन. इसको हम यूज करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री. अभी हम समझेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN1 रिएक्शन. नोट कर लेंगे इसको. तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन. नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है? स्टीरियो का मतलब होता है बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होता है. तो वहां से हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स फॉर्म होते हैं एंड जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट होता है इन दिस स्पेस. जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, ठीक है. अभी ये चौक मेरे राइट हैंड में है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड मेरा एम्प्टी है. अब यही चौक अगर मेरे लेफ्ट हैंड में आ जाता है, राइट हैंड एम्प्टी हो जाएगा, तो इस चौक की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गई है यहाँ पे. ठीक है, ओके. तो जो हमारे एटम्स होंगे इन दी मॉलिक्यूल, उनकी जो स्पेस में पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो उससे हमें मिलते हैं स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर और उसी से हमें मिलती है स्टीरियोकेमिस्ट्री. तो SN1 में क्या होता है? SN1 में हमारे पास RX है, ये डिसोसिएट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट. सोलवेंट हमारे पास होगा पोलर प्रोटिक सोलवेंट, तो मुझे मिलेगा R पॉजिटिव X नेगेटिव. अब ये X नेगेटिव और R पॉजिटिव साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ मुझे मिलता है आयन पेयर. अब अगर मैं यहाँ पर रोकता हूँ रिएक्शन को, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक कर पाएगा? देखो सामने तो इसके प्रेजेंट है X नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल विल बी एबल टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड. ठीक है,
अगर मैं इसको फ्रंट साइड कहता हूं जहां पे एक्स अटैच था, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां पे किया? बैक साइड पे। समझे बात ये वाली? ओके। तो कुछ मॉलिक्यूल में अटैक पहले हो गया, कुछ मॉलिक्यूल को मौका मिल गया सेपरेट होने का यहां तक आने के लिए, तो अब यहां पे सोलवेंट प्रेजेंट है। एंड इन दीज मॉलिक्यूल्स ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ एक ही जगह अटैक करने की है, वो कहां पे है? फिर से बैक साइड पे। तो फिर से अटैक कहां पे हो गया? बैक साइड पे हो गया। तो कुछ मॉलिक्यूल में अटैक हुआ आयन पेयर के रास्ते तक, और कुछ मॉलिक्यूल में अटैक हुआ सेकंड स्टेप तक। अब मान लेते हैं कि ये और ज्यादा डिसोसिएट होके काफी दूर दूर जा चुके हैं। अब जो न्यूक्लियोफाइल मेरे पास प्रेजेंट होगा उसके पास चांस है यहां पर अटैक करने के या फिर यहां पर अटैक करने के। तो वो चाहे तो फ्रंट में अटैक कर सकता है, वो चाहे तो बैक में भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस अटैक करने के कहां पे हुए? बैक साइड पे। तो बैक साइड पे अटैक के चांसेस फ्रंट साइड पे अटैक से ज्यादा है। ठीक है, तो जब अटैक बैक साइड पे होता है उससे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्टेन होती है हमें, उसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन। और जब अटैक फ्रंट साइड पे होता है उससे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्टेन होती है उसको हम नाम देते हैं रिटेंशन। समझे बात ये वाली कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक घर है, उस घर के दो दरवाजे हैं, फ्रंट डोर और बैक डोर। एक गेस्ट फ्रंट डोर से गया, दूसरा गेस्ट बैक डोर से आ गया। तो घर तो सेंटर में ही है, लेकिन घर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग नया गेस्ट कहां से आया? बैक डोर से आया। तो वहां पे क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। अगर वो नया गेस्ट फ्रंट डोर से ही आता और पुराना गेस्ट भी फ्रंट डोर से ही जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? रिटेंशन होगा। समझे बात ये वाली? तो इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से। ठीक है, बट ये भी डिपेंड करता है, हम इन्वर्जन को कम कर सकते हैं। कम कब कर सकते हैं? जब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में इंक्रीज कर देता हूं। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनता जाएगा उतने ज्यादा चांसेस है कि इन्वर्जन कम होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट स्टेप हमारा यहां तक पहुंचना है। बट इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें दो रास्ते पार करने पड़ते हैं, आयन पेयर और सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। अगर ये वाले चीज कम अमाउंट में बनेगी तो इन्वर्जन के चांस कम हो जाएंगे, और ये चीज कम अमाउंट में कब बनेगी? जब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। समझे बात ये वाली? तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतने ही कम चांसेस है इन्वर्जन होने के। तो आई विल राइट वन थिंग हियर and it is important, more stable carbocation, less chance of inversion. ठीक है, तो तब चांस किसके बढ़ जाएंगे? अब मान लेते हैं कि दोनों स्टेप नेग्लिजिबल हुए, तो डायरेक्टली हम यहां से यहां पहुंच जाते हैं। तो जितना फ्रंट अटैक हुआ उतना ही क्या होगा? बैक अटैक होगा। ठीक है, वो कब होगा? जब कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल है। तो अगर वो हाईली स्टेबल है तो वो डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचेगा। तो अब वो कार्बोकेटायन अकेला प्रेजेंट है, तो जितना अटैक फ्रंट साइड से हो रहा है उतना ही अटैक कहां से होगा? बैक साइड से होगा। तो इस केस में इन्वर्जन जो है वो रिटेंशन के बराबर हो जाएगा, और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर में जितना इन्वर्जन होता है उतना ही रिटेंशन होता है। ठीक है, ये कब होगा? जब कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा। समझे बात सब ये वाली? नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चों जरा चेक करते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास। तो कार्बोकेटायन, एक कैटायन स्टेबल कब होता है? किसी भी चार्ज स्पीसीज को अगर हमें स्टेबल करना है तो उस चार्ज को हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चार्ज
अनस्टेबल कैटेगरी में गिना जाता है, और अगर हमें उसे स्टेबल करना है तो मुझे उस चार्ज स्पीसीज को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक पॉजिटिव स्पीसीज न्यूट्रल कब होती है? जब उस पे हम कोई नेगेटिव स्पीसीज को ऐड कर देते हैं। और केमिस्ट्री में नेगेटिव स्पीसीज कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर वो ग्रुप कार्बोकैटायन के साथ अटैच है तो उस कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, और जैसे ही वो चार्ज कम हो जाएगा हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो बाय लुकिंग एट दिस बेसिक रूल, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो कुछ इस तरह से है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे हायर होगी, क्योंकि जो बेंजीन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये डोनेट करती है प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट से। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर है तो वो भी स्टेबल होता है, बट लेस स्टेबल देन द फर्स्ट वन। देन हमारे पास होगा टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, देन हमारे पास होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, और बेंजाइल के बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन और एलाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है। दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद जो लेस होता है वो प्राइमरी होता है, प्राइमरी से छोटा होता है मिथाइल कार्बोकैटायन। तो ये हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द कार्बोकैटायन। समझ गए सब बात ये वाली? क्लियर? नोट कर लेंगे। फिर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर चेक करते हैं जो इससे भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे एक स्ट्रक्चर चेक करते हैं जो काफी ज्यादा स्टेबल है। उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। This structure is very much stable than triphenyl कार्बोकैटायन। इसमें एक स्पेशल टाइप की रेजोनेंस होती है, इसे हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इसके बारे में हम जानेंगे, बट अभी नहीं, बाद में जानेंगे कि डांसिंग रेजोनेंस किस तरह की होती है। बट दिस इज वेरी 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 स्टेबल कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन में चांसेस है कि इन्वर्जन बराबर हो रिटेंशन के। तो इस केस में हमारे पास बन सकता है रैसमिक मिक्सचर। बाकी कुछ केसेस में इन्वर्जन होगा बट कम होगा, बट इस केसेस में इन्वर्जन बिल्कुल ना के बराबर है। जितना इन्वर्जन उतना ही क्या है? रिटेंशन है। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों हमने अभी SN1 के बारे में थ्योरेटिकली बात कर ली है। अब एक बार बात करते हैं ग्राफिकली कि ग्राफिकली मैं SN1 रिएक्शन को किस तरह से प्लॉट कर सकता हूं। ओके, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो एक ग्राफ बनाएंगे हम। यहां पर हमारे पास होगा एनर्जी प्रोफाइल, इस तरफ हमारे पास है रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट, यहाँ हमारे पास होगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द इंटरमीडिएट, एंड देन इंटरमीडिएट विल गो पास इनटू द प्रोडक्ट। ये जो टॉप पॉइंट है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। लेट अस कॉल दैट TS1, and this will be called TS2, and this is intermediate। इस इंटरमीडिएट पे हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो हाइट है ये कम हो सकती है जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो आई कैन राइट वन थिंग हियर, दैट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन lesser is
इट्स एनर्जी। ठीक है, और उसी हिसाब से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी कम होती जाएगी जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन होगा। समझे बात सब ये वाली के नहीं? ठीक है, ओके। तो व्हाट इज दिस ट्रांजिशन स्टेट? मैं जरा TS1 के बारे में बात करता हूं एक बार। TS1 किस तरह की होती है? Rx मेरे पास है, दिस इज रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट जो है में बॉन्ड ब्रेक होता है और मुझे मिलता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1, TS1, एंड देन मुझे मिलता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। तो ये हुआ रिएक्टेंट, ये है TS1 और ये हमारे पास है इंटरमीडिएट। समझे बात सब ये वाली? ओके, तो इसी TS1 से ही सोल्वेंट का काम स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यहां पर ही चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट सोल्वेंट इनको स्टेबल करना स्टार्ट कर देता है। TS2 किस तरह का दिखने में होगा? ओके, तो TS2 के बारे में बात मैं यहां पे कर लेता हूं। ये बात आई थिंक सबने नोट कर ली होगी। तो TS2 कैसा होगा? मेरे पास कार्बोकैटायन है, ठीक है, दिस इज आवर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इसको मैं I कह देता हूं। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आएगा, अटैक करेगा। सो दिस इज नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन, this is TS2 and that will become RNU. This is our product. तो TS1 कुछ ऐसी दिखती है, TS2 कुछ हमारी ऐसी दिखती है। तो अगर ध्यान दे तो TS1 जो है वो सिमिलर है रिएक्टेंट के, और अगर आप TS2 पे ध्यान देते हैं तो वो सिमिलर है प्रोडक्ट के। सेम नहीं है, सिमिलर है। यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहां पर हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। नोट कर लेंगे इसको। ओके, तो बच्चे अब एक लास्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। इसको मैं समझाता हूं बहुत सिंपल एग्जांपल की हेल्प से। मेरे पास मान लीजिए एक बुक प्रेजेंट है, ठीक है, बुक को हम रख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, बुक को हम रख सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, तो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली में लेकर आता हूं तो एक हमारे पास ऐसी स्टेज आती है जब कुछ बुक हमारी इस तरह से होती है, तो वो इस पॉइंट पे टच्ड है विद दी टेबल और द फ्लोर। तो अगर ये चीज रिएक्टेंट है और ये चीज प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, तो जिसके जैसी ये स्टेट दिखाई देगी उसकी तरफ बुक, उसकी तरफ रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब जैसे ये इसमें कुछ एंगल होगा हमारे पास ना, ये थीटा। अब अगर ये थीटा जो है ये कम है, इफ थीटा इज लेस, तो हमारी बुक इस तरफ गिर जाएगी, है कि नहीं बात ये वाली। और अगर ये थीटा मोर होता है तो हमारी बुक इस तरफ गिर जाएगी। जब थीटा लेस था तो ट्रांजिशन स्टेट वाज लुकिंग सिमिलर टू द रिएक्टेंट स्टेट, इसलिए TS बुक जो है वो रिएक्टेंट बुक की तरफ गिर गई। जब थीटा मोर था तो ट्रांजिशन स्टेट वाज लुकिंग मोर लाइक देन द प्रोडक्ट, इसलिए ये बुक जो है वो प्रोडक्ट साइड की तरफ गिर गई, या उसकी तरफ उसी स्टेट को उसने अटेन कर लिया। समझे बात सब ये वाली कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल एक और लेता हूं मैं। वी हैव टू स्टेट, लेट्स से एक सोने की स्टेट, लेटने की स्टेट, एक खड़े होने की स्टेट। हम मान लीजिए बैठे हुए हैं, अगर हम बैठे हुए हैं कुछ इस एंगल पे तो हम सो जाएंगे, गिर जाएंगे, और अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए हैं तो हमारे पास चांस है खड़े होने के। तो सिटिंग पोजीशन जो हमारी है,
अगर वो थोड़ी सी कर्व है, थोड़ी सी स्लांटेड है, तो हम सोने की स्टेट में जाएंगे। और वही अगर हमारी स्ट्रेट बैक हमारी स्ट्रेट है, हम खड़े होने की पोजीशन जैसे दिखाई देते हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट जिस स्टेट की तरह या जिस बेसिकली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तरह दिखाई देगी, उसी तरफ वो मूव करेगी इजीली। समझे बात सब ये वाली कि नहीं? क्लियर? ओके, नोट कर लेंगे बात ये वाली। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में और SNI मैकेनिज्म के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट SN1 मैकेनिज्म। तो इसके मेन पॉइंट्स याद करने के क्या है? पहली बात, सोलवेंट पोलर प्रोटिक होना चाहिए, हाई डिग्री के कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। इन्वर्जन रिटेंशन बराबर तब होगा जब कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होगा, और जब इन्वर्जन और रिटेंशन बराबर होते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। एंड जिस प्रोसेस के थ्रू रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसमाइजेशन। तो रेसमाइजेशन के बारे में हम और पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।